हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। जो नई पॉलिसी पास हुई है, नई शिक्षा नीति जो आई हुई है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो है दोस्तों 31 जनवरी को जो है लाई गई। और इसको अभी देखो पास तो सांसद से हमारे भी पास नहीं हुई है। जो हमारी संसद है वहाँ से भी पास नहीं हुई है। तो चलिए आज हम लोग उस पर करंट चर्चा करेंगे, ठीक ना, नई शिक्षा नीति पे। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को समझाते चलता हूँ। पॉइंट जो है बनाया हूँ जो नई शिक्षा नीति से रिलेटेड हैं, और ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आने वाली परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए नेशनल हायर एजुकेशन बिल 31 जुलाई 2020 को संसद में पेश की जा चुकी है, और यह नई शिक्षा नीति 2020 सत्र 2021 और 22 से लागू कर दी जाएगी। अभी यह दोस्तों 31 जुलाई 2020 को संसद में पेश की जाएगी, और वहां से पारित होने के बाद और यह शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई जा रही है, और फिर उसके बाद 2021 और 22 सत्र से, यानी सेशन 2021-22 से इसको क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगली पॉइंट समझिएगा। देखिएगा, अब तक भारत के इतिहास में 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी हैं। अब तक भारत के इतिहास में 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी हैं। और वो कब कब शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो भारत में अब तक 3 बार आई हैं। और वो आई हैं, पहली आई थी 1968 में। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरी आई थी 1986 में। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और तीसरी जो हमारी पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति जो पॉलिसी आई है, वो 2020। और आप लोग समझ रहे हैं वर्तमान समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो दोस्तों, ये तीनों शिक्षा नीति, अब तक भारत के इतिहास में ये 3 शिक्षा नीति आई हैं। जो पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 3 बार आई है, इसमें जो है दोस्तों 1986 की पॉलिसी में 1900 जो दूसरी हमारी पॉलिसी थी, नई शिक्षा नीति जो पॉलिसी थी दूसरी वाली, इसमें परिवर्तन किया गया। और ये परिवर्तन किया गया कब, 1992 में। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा, दूसरी जो पॉलिसी आई थी 1986 में, इसमें परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन किया गया था 1992 में। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि वो अगर पूछ दे कि वो कौन सी शिक्षा नीति आई थी कि जिसमें परिवर्तन किया गया, तो वो दूसरी शिक्षा नीति आई थी जिसमें परिवर्तन किया गया था। और कब किया गया, तो 1992 में परिवर्तन किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि के कस्तूरी रंगन अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। तो दोस्तों ये जो है, ये के कस्तूरी रंगन जो है, इनकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। और यही जो समिति जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मसौदा क्या की, तैयार की। तो ये भी मत भूलिएगा, पूछ दे कि 2020 नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा तैयार किसके अध्यक्षता में की गई है, तो वे के कस्तूरी रंगन जी हैं। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। दोस्तों अब तक जो है अगर देखा जाए तो भारत में इतनी बड़ी, मतलब कि 1.5 लाख से ऊपर लोगों की सहमति से ये जो है पॉलिसी को, जो नई शिक्षा नीति जो पॉलिसी पास हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है, इसमें अब तक सबसे बड़ी कमेटी यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाले लोगों को, मतलब कि इसमें शामिल किया गया था। और जो है यानी 1.5 लाख से ऊपर लोगों की इसमें राय शामिल है, यानी 1.5 लाख से लोगों की ऊपर का मत यानी विचार इस नीति में शामिल किया गया है, ठीक ना दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, अब स्कूल के पाठ्यक्रम 10+2 ढांचे यानी 10+2 पैटर्न की जगह अब 5+3+3+4 के पैटर्न के होंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे करंट के लिए अगर पूछ दे कि अब किस पैटर्न पे, कौन से नई शिक्षा नीति जो लाई गई है वो किस पैटर्न पे होगी, तो वो पैटर्न हमारा है 5+3+3+4 पैटर्न का। तो दोस्तों मैं यहाँ आप लोग को समझा दे रहा हूँ, 5+3+3 है, तो पहले की ये 5 वर्ष हैं, ये 5 वर्ष, ये 3 वर्ष, ये भी 3 वर्ष, और ये लास्ट स्टेज जो है 4 वर्ष का है। तो पहले वाला जो स्टेज है इसमें 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष का होगा। इसमें जो है प्री प्राइमरी के 3 वर्ष यानी 3 साल के प्री प्राइमरी होंगे, और उसके बाद पहली कक्षा होगी और दूसरी कक्षा, यानी 3 साल का जो है प्री प्राइमरी होगा 3 साल का, और पहली कक्षा होगी प्लस दूसरी कक्षा, तो 3 और 2, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, तो हो गया 2 कक्षाएं ये और 3 ये, 5 साल के हो गए। तो ये जो है 5 साल का होगा। उसी तरह दूसरा स्टेज जो है तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक होगा,
तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक, इसीलिए 3 वर्ष इसमें। फिर तीसरा स्टेज जो है हमारा ये मिडिल का होगा, मिडिल स्टेज का होगा, और ये होगा 3 वर्ष का, ये भी होगा 3 वर्ष का, जिसमें होंगे कितनी कक्षाएं, 6 से 8 तक की कक्षाएं होंगी शामिल, 6 से 8 तक की कक्षाएं। और चौथा स्टेज जो है हमारा ये होगा जो है दोस्तों 9 से 12वीं की कक्षाएं, 9 से 12वीं की कक्षाएं। तो ये दोस्तों जो है पैटर्न, ये इसीलिए पैटर्न को कहा गया 5+3+3 का पैटर्न। और इसमें जैसे देखिए पहला जो पैटर्न है 5+, यहाँ पे जो है 3 से 8 ईयर्स के बच्चे होंगे पहले पैटर्न में, पहले 5 वर्ष में 3 से 8 ईयर्स के बच्चे होंगे, वर्ष के बच्चे होंगे। और जो 3 वर्ष, अगला 3 वर्ष है इसमें 8 से 11 साल के बच्चे होंगे। और जो अगला 3 वर्ष है इसमें 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। और चौथे लास्ट वाले स्टेज में जो है 14 से 18 साल के बच्चे शामिल होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को इसको भी समझा दिया कैसा पैटर्न होगा। अब देखिए पहले 5 वर्ष की पढ़ाई जो फाउंडेशन स्टेज में होगी, तो ये जो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई है ये फाउंडेशन स्टेज में होगी। इस दौरान छात्रों की मजबूत नींव तैयार की जाएगी और इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी आधार पर होगा। और इसके साथ बच्चों को खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों पर भी जोर दिया जाएगा। अब ज़्यादा किताबी बोझ नहीं होगा। अब जो है इस पहले 5 वर्ष के जो स्टेज, जो पहला स्टेज है 5 वर्ष का, इसमें ज़्यादा बच्चों को अब किताबी बोझ नहीं देना है, इसलिए पहले 5 वर्ष वाले स्टेज को खेलो कूदो और पढ़ो कहा जाएगा। इसीलिए इस पर यहाँ से पूछ सकता है कि वह कौन सा स्टेज है कि खेलो कूदो और पढ़ो का स्टेज है। तो वो दोस्तों खेलो और कूदो पढ़ो वाला जो स्टेज है वो पहला स्टेज है 5 वर्ष वाला, ठीक ना। अगला देखिएगा, इस स्टेज में 3 वर्ष का प्री प्राइमरी, वही जो आप लोग को समझाया हूँ, 3 वर्ष का प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी कक्षा होगी। इस स्टेज में 3 से 8 वर्ष के बच्चे होंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला 3 वर्ष का पढ़ाई कक्षा 3 से जो है अगले 3 वर्ष की पढ़ाई कक्षा 3 से 5 तक होगी। इसमें छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। इसके साथ छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला एवं सामाजिक विज्ञान जैसी विषयों से कराई जाएगी। और इस पैटर्न में छात्रों की उम्र 8 वर्ष होगी, जैसे मैंने आप लोग को अभी समझाया हूँ, ठीक ना दोस्तों। तो ये चलिए देखिएगा अगला स्टेज क्या है, अगला पॉइंट देखिएगा। हाँ तो दोस्तों अगला स्टेज जो है कह रहा है कि अब 5वीं तक की पढ़ाई केवल मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा में होगी। अब तक जो बच्चों जैसे जो 5वीं तक की पढ़ाई जो होगी केवल 3 भाषाओं में होगी। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिए, पूछे कि पाँचवीं कक्षा तक की पढ़ाई अब केवल कितनी भाषाओं में होगी, तो केवल 3 भाषाओं में, और वो भाषाएं मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा में होगी। अंग्रेजी मात्र विषय के रूप में रहेगी, अंग्रेजी जो है विषय के रूप में रहेगी, ठीक ना। तो अगले 3 वर्ष की पढ़ाई जो मिडिल स्टेज था कक्षा 6 से 8 वाला, इसमें देखिएगा अगले 3 वर्ष की पढ़ाई मिडिल स्टेज की होगी। इस स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, यानी कक्षा 6 से जो 8 तक के बच्चे होंगे उनके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम यानी एक निश्चित सिलेबस तैयार किया जाएगा और वही सिलेबस उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। और इनकी उम्र जो होगी इस 6 से 8 तक के वाले बच्चों में, जो मिडिल स्टेज है वहाँ तक के बच्चों में 11 से 14 वर्ष उनकी एज होगी, ठीक ना। अगला जैसे देखिएगा, अब कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे वोकेशनल कोर्स। पहले अधिकतर वोकेशनल कोर्स 9वीं और 10वीं के बाद शुरू किए जाते थे। अक्सर बच्चों जो है 9वीं और 10वीं के बाद वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाते हैं। अब जो है कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज अगर कहें तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज होता है, प्रैक्टिकली इसमें ज्ञान दिया जाता है, ज़्यादातर प्रैक्टिकली इसमें नॉलेज दिया जाता है ऐसे कोर्सों को। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन से करता है तो ऐसे ही क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन से कोई करता है आगे कोर्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल हुआ, ऐसे बहुत सारे। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर से करना चाहता है तो ये ऐसे कोर्सेज जो हैं अब जो है क्लास यानी 6 से ही शुरू किए जाएंगे। और कक्षा 6 से ही ऐसे कोर्स मान लीजिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को ज्ञान भी अब यहीं से कक्षा 6 से ही बच्चों को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है अक्सर पहले जो है 9वीं और 10वीं के बाद शुरू किए जाते थे, लेकिन अब जो है कक्षा 6 से ही प्रारंभ किए जाएंगे। अगला देखिएगा, कह रहा है कि आखिरी 4 वर्ष का स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा। इस स्टेज में छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष होगी। इसमें छात्रों को किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनके विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो
तो ये जो चौथा स्टेज है इसमें बच्चों को इस प्रकार किया जाएगा। और जो देखिएगा जो कक्षा 9 से जो है कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई अब सेमेस्टर सिस्टम पर होगी। पहले जैसे ये ईयरली होती थी, एक साल में होता था पेपर, अब जो है ये सेमेस्टर वाइज पेपर होता था। ऐसे क्या होता था कि एक साल में बच्चे एक साल में जो होता एक साल में बच्चे क्या करते थे, आखिरी के 2 महीने में या 3 महीने में क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, बाकी नहीं पढ़ते थे। तो ऐसे अब उनको पूरा हर साल ऐसे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, सेमेस्टर वाइज जब पेपर होगा तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों का भविष्य और सुधरने में अच्छा होगा, ठीक ना। तो इसीलिए इसको सेमेस्टर वाइज किया गया है। लेकिन अब देखिए पॉइंट लिखा है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही की तरह होगी, लेकिन 10वीं में बोर्ड की परीक्षाएं पहले की तरह होंगी, ठीक ना। अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, स्ट्रीम सिस्टम मैं आप लोगों को समझा दूं। इसका अर्थ है कि अगर कोई कला वर्ग का बच्चा साइंस यानी केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो अब वो पढ़ सकता है। पहले क्या होता था वही लिखा हूँ कि इसका अर्थ है कि कला वर्ग का छात्र भौतिक विज्ञान की पढ़ाई करना चाहता है तो वह अब कर सकेगा। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। पहले इस स्टेज को जो है हम लोग को जैसे कहा जाता था कि आर्ट का बच्चा है, आर्ट बाय साइंस का होता था, और कॉमर्स का ये 3 वर्ग में डिवाइड किया गया था पहले। अगर आर्ट में जो सब्जेक्ट रखी गई थी उसी में कोई बच्चा उसी में से सब्जेक्ट लेकर कोई बच्चा पढ़ता था। साइंस में जो सब्जेक्ट रखी गई थी ग्रुप में उसी ग्रुप से कोई सब्जेक्ट पढ़ता था। कॉमर्स में जो सब्जेक्ट रखी गई थी उसी सब्जेक्ट से पढ़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आर्ट का बच्चा साइंस का सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो अब वो पढ़ सकेगा। तो ये जो है ये बहुत अच्छा हुआ। अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जब ऐसा होगा तो अब देखिए उसके लिए क्या बना है कि एकेडमिक क्रेडिट कार्ड अब बनाया गया है। एकेडमिक क्रेडिट कार्ड जिसको कहें तो शैक्षणिक प्रतिष्ठा कार्ड बनेगा अब बच्चों का। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आर्ट का बच्चा है, ये आर्ट का बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है। अब वो अगर हिस्ट्री के साथ अगर वो साइंस मान लीजिए फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो अब ये क्या करेगा, पढ़ लेगा, क्योंकि ये आर्ट में है। तो ये जो आर्ट का बच्चा था जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है 9th या 12th में जो भी पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, तो उसके बाद अब फिजिक्स का वो अलग से पेपर देगा और जो इसमें फिजिक्स में जो भी नंबर पाएगा वो नंबर इसके जो है इस वाले जो एकेडमिक क्रेडिट कार्ड बना गया है उसमें ऐड किया जाएगा। तो ये जो नंबर टोटल रहेगा आर्ट वाला जो अपने सब जो विषय से पढ़ रहा है ये नंबर और इस फिजिक्स का नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको रखा गया है एकेडमिक क्रेडिट कार्ड। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं बढ़ता है, उसी तरह अब अपने अंक बढ़ाने के लिए आप अलग अलग से भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कोई अगर आप कला वर्ग या साइंस वर्ग अगर जो भी चुने हुए हैं अब उसके अलावा भी अब आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और उस सब्जेक्ट का नंबर आपके एकेडमिक क्रेडिट कार्ड में ऐड हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब देखिएगा रिपोर्ट कार्ड, एक रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री मूल्यांकन के आधार पर बनेगा। अब देखिए 360 डिग्री मूल्यांकन के आधार पे इसका मतलब रिपोर्ट कार्ड जो है 360 डिग्री की मूल्यांकन सभी लोग मूल्यांकन करेंगे। इसमें स्टूडेंट खुद अपना मूल्यांकन करेगा अपने नंबर का, वही लिखा हूँ आधार पर मूल्यांकन 360 डिग्री का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक वृत्त है ये 360 डिग्री का होता है तो यानी हर तरफ से मूल्यांकन, तो उसी का मतलब है 360 डिग्री मूल्यांकन के आधार पर बनेगा। इसमें छात्र खुद अंक देंगे, उनके सहपाठी और अध्यापक भी अंक देंगे, इसमें उसके सहपाठी भी अंक देंगे और अध्यापक जी भी अंक देंगे। तो ऐसे क्या होगा, बच्चों मतलब कि बच्चों अगर छात्रों के बीच में रह रहा है तो वो उसके अनुभव करता है कि ये कैसे पढ़ने में है, कितना तेज है, क्या है, और टीचर जो है वो भी जानता पहचानता है कैसा बच्चा है। तो ये जो है मूल्यांकन ऐसे किया जाएगा, इसको कहा जाएगा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो अभी देखिएगा अगली पॉइंट देखिएगा। हाँ तो दोस्तों अगले पॉइंट है, जैसे लिखा है कि यहाँ पे कॉलेज एडमिशन आसान होगा, इसमें कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यानी कैट होगा। अब देखिए कॉलेज एडमिशन टेस्ट आसान होगा, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जब जाते थे तो एक आपका टेस्ट होता था, लेकिन अब क्या होगा, ये जो टेस्ट सबके लिए नहीं होगा। जो एकेडमिक क्रेडिट कार्ड जो बना था उसमें जो जितना अच्छा नंबर बच्चा पाएगा एकेडमिक क्रेडिट कार्ड में जितना अच्छा नंबर पाएगा वहाँ से उसको जो है सीधे सिलेक्शन मिल जाएगा।
तो अच्छा नंबर वाले का पहले सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिसके अच्छे नंबर नहीं होंगे उसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और यहाँ से ये टेस्ट से जो नंबर पाएगा और जो अपने एकेडमिक क्रेडिट कार्ड में जो नंबर पाया है उसमें क्या किया जाएगा, एकेडमिक क्रेडिट जो कार्ड है, एकेडमिक क्रेडिट कार्ड जो है इसमें उसका नंबर जो है कॉमन एप्टीट्यूड यानी CAT का नंबर इसमें प्लस हो जाएगा, और उसके बाद उसका ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो जाएगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा। तो ये कहा गया, इसीलिए लिखा है कि कॉलेज एडमिशन आसान होगा, ठीक ना। अगली देखिएगा पॉइंट, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक 3 या 4 वर्ष का होगा, स्नातक 3 या 4 वर्ष का होगा, लेकिन PhD केवल 4 वर्ष वाले ही करेंगे। दोस्तों पहले जो है 3 वर्ष वाले, जो 3 वर्ष के, जैसे मान लीजिए BA कोई कर रहा है तो 3 वर्ष का है। अब कोई मान लीजिए AG से कर रहा है, एक AG से मान लीजिए BSc कर रहा है, AG से BSc कर रहा है, तो ये 4 वर्ष का होता था। तो जो 4 वर्ष का स्नातक है, जैसे मान लीजिए कोई BTech कर लिया, ये भी 4 वर्ष का, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष वाले ही केवल PhD करेंगे, लेकिन अब 3 वर्ष वाले PhD नहीं कर पाएंगे, PhD अब 3 वर्ष वाले नहीं कर पाएंगे। तो वही नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक 3 या 4 वर्ष का होगा, दोनों का होगा, 3 वर्ष का भी होगा, 4 वर्ष का भी होगा, लेकिन PhD केवल 4 वर्ष वाले ही करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और फायदा है इस नई शिक्षा नीति से बच्चों को, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 1 वर्ष के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है 1 वर्ष करने के बाद क्या करता था, 1 वर्ष जो है 1 वर्ष करने के बाद अगर पढ़ाई छोड़ दिया तो उसका 1 वर्ष लॉस हो जाता था, नुकसान हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी। 2 वर्ष करने के बाद अगर छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दी जाएगी। 3 वर्ष या 4 वर्ष कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री की सर्टिफिकेट दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी, ठीक ना दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा है इस नई शिक्षा नीति से, ऐसे स्टूडेंट का जो होता था वर्ष जो होता है, ईयर जो होता था, लॉस हो जाता था। 4 वर्ष की डिग्री लेने वाले ही शोध क्षेत्र में जाएंगे। दोस्तों ये भी है, पहले जो है 3 वर्ष की डिग्री लेने वाले भी शोध क्षेत्र में जाते थे, लेकिन अब जो है शोध क्षेत्र का मतलब रिसर्च सेंटर की तरफ जाते थे, लेकिन अब जो है केवल जो है 4 वर्ष की डिग्री लेने वाले ही शोध क्षेत्र में जाएंगे, ऐसे दोस्तों, ठीक ना। अब देखिएगा ऐसे जो है नई शिक्षा नीति में MPhil यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी जो होता था उस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है इस क्षेत्र से, इस नई शिक्षा नीति से। संगीत कला साहित्य की पढ़ाई हर संस्थानों में पढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट ह्यूमैनिटीज पढ़ाए जाएंगे। आर्ट ह्यूमैनिटीज का मतलब कहा जाए तो दोस्तों ये जो है एक आपकी एकेडमिक के बारे में, इसमें जो है एकेडमिक के बारे में उसकी एकेडमिक के बारे में बताया जाता है। ह्यूमैनिटीज मतलब कि जो है डिसिप्लिन कहा जाता है, एकेडमिक के डिसिप्लिन के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है, क्या कैसे करना चाहिए, ठीक ना, आर्ट ह्यूमैनिटीज। अब जैसे देखिए नई शिक्षा नीति का लक्ष्य जो है, अब इसका नई शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है कि 3 से 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 2030 तक प्रदान करना। तो ये दोस्तों जो है ये 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 2030 तक प्रदान करना है। पहले ये 6 से 18 वर्ष का था आयु, ठीक ना, अब ये 3 से 18 वर्ष हो गई है। अगला देखिएगा, इसी को देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसी को समझिएगा। किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल यानी शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल शिक्षा सबके लिए 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो किस ईयर तक, वो ईयर है 2030 दोस्तों, वो ईयर है 2030। अब देखिए GER का होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसको बोलते हैं GER का मतलब होता है, GER का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसको अगर कहा जाए तो सकल नामांकन अनुपात। तो दोस्तों ऐसे में सकल नामांकन अनुपात सभी बच्चों का 100% कब हो जाना चाहिए था, माध्यमिक स्तर तक 2030 तक सबका नामांकन हो जाना चाहिए, यानी स्कूली शिक्षा में नामांकन हो जाना चाहिए 2030 तक, ये लक्ष्य रखा गया है। उसी तरह किस साल तक उच्च शिक्षा में रखा गया है, तो उच्च शिक्षा में रखा गया है, इसको देख लीजिएगा, किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है उच्च शिक्षा में 2037 तक रखा गया है, उच्च शिक्षा में 2037 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि 50% बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक ना। नई शिक्षा नीति में परिवर्तन के कारण अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब जो ये नई शिक्षा जो आई है, नई शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी आने के कारण अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है नई शिक्षा
शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। और इसके जो है, इसके जो अगर देखा जाए तो इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। इसके मंत्री कौन हैं? मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। इसके क्या हैं वर्तमान समय में? निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, ये निशंक है, ठीक है ना दोस्तों। तो रमेश पोखरियाल जो है इसके वर्तमान समय में मंत्री हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।